ये हाल है। हाँ लास्ट, आप बताओ। हाँ लास्ट जो मुंह के आगे हाथ देकर बैठा। हाँ कल क्या पढ़ा था अपन ने? मापांक अंतर। मापांक अंतर में क्या पढ़ा था फिर अपन ने? प्रतिरोध का मापन। बताओ मीडियम प्रतिरोध को मापने के लिए कौन कौन सी विधियां काम में लेते हैं? ओम मीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे पढ़ते हो। हाँ सामने बैठे हैं जो बंदे, बताओ अर्थ प्रतिरोध को किसके द्वारा मापते हैं? हाँ इधर जो ये दांत निकाला है। हाँ, अरे पीछे मत देखो, खड़े हो जाओ आप। आपके पीछे। मैं। अरे आप बैठो बैठो आप। हाँ आप दूसरों के सामने हंस रहे हैं ना। अब आप ही बताओ तो फिर, क्योंकि दूसरों के ऊपर हंसना तो सिंपल बात होती है। अरे नहीं हंस रहे तो मैंने क्यों खड़ा किया आपको? इतने सारे बंदे बैठे थे। बताओ हाई रेजिस्टेंस को मापने की कौन कौन सी विधियां होती है? हैं, दो तीन थी, याद थी। आए नहीं थे तो फिर शांति से बैठे रहो ना एक तरफ बैठकर। देखो पढ़ के आओगे तो आपका फायदा रहेगा, याद रहेगा सब कुछ आपको। ठीक है ना? अगर नहीं याद रखोगे तो फिर देखो धीरे धीरे सिलेबस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? जब सिलेबस ज्यादा होता है तो फिर क्या पढ़ने का मन नहीं करता है, ये हो जाता है। इसी कारण मैं हमेशा क्या पढ़ाता हूँ, कम पढ़ाता हूँ और जितना पढ़ाता हूँ याद करवा देता हूँ। क्यों करवाता हूँ? क्योंकि मेरे को पता है कि याद रखना फिर को थोड़ा भारी पड़ता है। समझ गए ना? तो देखो कल अपन ने एक बार हल्का सा रिपीट कर लेना हूं। कल अपन ने पढ़ा था प्रतिरोध का मापन, और उसमें पढ़ा था निम्न प्रतिरोध को मापने की दो विधियां, केल्विन और था पोटेंशियोमीटर। मध्यम प्रतिरोध को मापने की 5 विधियां थी। सबसे बेस्ट व्हीटस्टोन ब्रिज, कैरी फॉस्टर, ओम मीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर और प्रतिस्थापन। और हाई रेजिस्टेंस को मापने की सबसे बेस्ट विधि होती है कौन सी? मेगर। याद है? और इसके अलावा पढ़ा था अपने अर्थ प्रतिरोध को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? वेरी गुड, अर्थ टेस्टर। यही तो पढ़ा था बस। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो लिखे थे। आज अपन पढ़ेंगे एसी ब्रिज। क्या पढ़ेंगे अपन? अर्थात सिंपली कहूं तो प्रतिरोध का मापन हो गया है, कैपेसिटर का मापन, इंडक्टर का मापन, आवर्ती का मापन के लिए अपन कौन कौन से ब्रिज काम में लेते हैं, और इनको अपन कहते हैं एसी ब्रिज। ठीक है ना? तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो यहां पर, एसी ब्रिज। तभी कहता हूं जितना पढ़ाओ एक बार आप घर बैठकर पढ़ लो, अपने आप सारा याद हो जाएगा आपको। एसी ब्रिज क्या मापने के लिए काम में लेते हैं? तो पहले ये लिखता हूं, एसी ब्रिज के द्वारा अपन मापते हैं, क्या क्या माप सकते हैं? वेरी गुड, एक तो इंडक्टर, कैपेसिटर, आवर्ती, ये मुख्य तो होते हैं। तो मैं ऐसे ही लिखूंगा ताकि आपको इजी याद रहे। तो देखो ये होते हैं अपने, कहलाते हैं एसी ब्रिज। और ब्रिज का मतलब कितनी भुजाएं होती है? 4। इस एसी ब्रिज के द्वारा मुख्यतः अपन मापते हैं, किस किस का मापने के लिए काम में लेते हैं? तो देखो एक होता है अपना प्रेरक, तो एक होता है आवर्ती, ये आवर्ती वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा है। और एक होता है कैपेसिटर, कैपेसिटर वाला भी बहुत बार पूछ रखा है। तो मुख्यतः अपन एसी ब्रिज के द्वारा क्या क्या मापते हैं? तो देखो एक तो अपन मापते हैं प्रेरक, तो प्रेरक तो को ही अपन क्या कहते हैं? इंडक्टर। अब आपने बेसिक पढ़ा है तो बताओ इंडक्टर क्या होता है? जैसे अपन बताते हैं प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। उसी प्रकार प्रेरक तो क्या होता है? धारा परिवर्तन का विरोध करता है। और कैपेसिटर क्या होता है? वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है, जिसे हिंदी में कहते हैं अपन संधारित्र। संधारित्र को मापने के लिए कौन कौन से अपन ब्रिज
काम में लेंगे। और लास्ट है अपना आवर्ती मापन। ये टेबल इतनी सिंपल है और इतनी इंपॉर्टेंट है, जहां से हमेशा एक क्वेश्चन आता है अपन के एग्जाम में। आवर्ती मापन के लिए कौन कौन से ब्रिज अपन काम में लेंगे। अब आओ पहले, अगर मैं पहले बात करूं तो प्रेरकत्व का सिंबल सबको पता है कैसा होता है, कुंडली होती। वेरी गुड। प्रेरकत्व का मतलब क्या था, कुंडली होती है। यही होता है प्रेरकत्व। तो प्रेरकत्व की जब भी बात करते हैं तो एक वर्ड अपन के दिमाग में जरूर आता है, क्वालिटी फैक्टर। क्या आता है, कुंडली का हमेशा क्या होता है, गुणवत्ता कारक। और गुणवत्ता कारक के आधार पर ही प्रेरकत्व ब्रिज का अलग अलग प्रकार होता है। किसके आधार पर, गुणवत्ता कारक। कैपेसिटर का सिंबल तो सबको आता है, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। और आवर्ती का कोई काम नहीं। अब आओ पहले अपन एक एक करके इनके नाम याद रखते हैं। यदि प्रेरकत्व को मापना है तो अपन कौन कौन से ब्रिज काम में लेते हैं, तो ये होता है क्वालिटी फैक्टर के आधार पर। वह कुंडली जिसका क्वालिटी फैक्टर 1 से कम होता है, ये क्वेश्चन ऐसे मिलान वाले आते हैं, ध्यान रख लेना। वह कुंडली जिसका क्वालिटी फैक्टर क्या है, 1 से कम होता है, इसके लिए कौन सा ब्रिज काम में लेते हैं, इसे अपन कहते हैं लो गुणवत्ता कारक। और इसके लिए काम में लेते हैं कौन सा ब्रिज, एंडरसन ब्रिज। वैज्ञानिकों के ऊपर उनका नाम है, ब्रिज का नाम क्या है, तो एंडरसन ब्रिज। किसको मापने के लिए काम में लेते हैं, और मिलान करने वाला आए तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, 1 से कम। दूसरा होता है, अगर क्वालिटी फैक्टर का मान 1 से अधिक होता है और 10 से कम होता है, तो इसको मापने के लिए कौन सा ब्रिज काम में लेंगे, तो इसको मापने के लिए अपन काम में लेते हैं मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, या कभी कभार डायरेक्ट लिखा हुआ आता है मैक्सवेल ब्रिज। मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। किसको मापने के लिए काम में लेते हैं, कुंडली को, कुंडली के प्रेरकत्व। और अगर क्वालिटी फैक्टर का मान 10 से ज्यादा है तो उसके लिए कौन सा ब्रिज काम में लेते हैं, बोलो, हेज ब्रिज। तीनों नाम याद हुए नहीं हुए। और एक आता है परिवर्तनशील प्रेरकत्व। परिवर्तन का मतलब समझते हो ना, अपन जानते हैं प्रेरकत्व का मान आवर्ती पर निर्भर करता है, और आवर्ती के बढ़ने पर कुंडली का प्रेरकत्व भी क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो परिवर्तनशील प्रेरकत्व को मापने के लिए कौन सा ब्रिज काम में लेते हैं, बोलो, आउंस ब्रिज। बोलो, सारे के सारे नाम याद होंगे या नहीं होंगे। कल कितने थे, 4 नाम और आगे आपके सामने। एक तो क्वेश्चन आता, निम्न में से किस ब्रिज के द्वारा प्रेरकत्व का मापन नहीं किया जाता है, तो वहां पर तो ये चारों के चारों नाम याद रखने हैं। कौन कौन से, एंडरसन, मैक्सवेल, हेज और आउंस, याद हो गए। नेक्स्ट, अगर बात करूं यहां पर कैपेसिटर, तो कैपेसिटर को मापने के लिए अपन जो ब्रिज काम में लेते हैं, यहां से दो सबसे बेस्ट जो मेथड होता है, जो ब्रिज होता है वो कौन सा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टेबल का भी, एक तो ये होगा एक वो होगा। तो क्या लिखेंगे, एक तो अपन शेयरिंग ब्रिज। शेयरिंग ब्रिज के द्वारा क्या मापते हैं अपन, कैपेसिटर। तो ब्रिज का नाम क्या है, साथ साथ में अपन एक और वर्ड बोलते हैं, लेकिन जब अपन बेसिक पढ़ेंगे तो मैं वहां पर बताऊंगा आपको। तो शेयरिंग ब्रिज के द्वारा क्या मापते हैं अपन, एक और ब्रिज होता है, अगर किसी को पता हो तो, उस ब्रिज का नाम क्या होता है, डी शॉर्टी ब्रिज। लेकिन यहां पर वर्ड लिखा हुआ होता है, इसके द्वारा केवल शुद्ध कैपेसिटर को ही मापा जाता है। अगर ये वर्ड आ रखा है तब तो अपन इसको प्रायोरिटी देंगे, नहीं तो जब भी आपको कैपेसिटर पूछ ले तो कौन सा ब्रिज होगा, शेयरिंग। और अपने को पता है ऐसी कोई चीज प्योर तो है ही नहीं।
तो ये वर्ड अगर पर्टिकुलर कह दे कि शुद्ध कैपेसिटर को मापने के लिए कौन सा ब्रिज काम में लेते हैं, तब तो करो डी सॉटी, नहीं तो हमेशा क्या करेंगे अपन, इसी का स्टार करो। इसके ऊपर ये क्वेश्चन बार बार पूछ रखा है। और आवर्ती वाला मेरे ख्याल से सबको पता होगा कौन सा ब्रिज काम में लेते हैं, एक ही ब्रिज है, कौन सा ब्रिज काम में लेते हैं, विंस ब्रिज। कौन सा ब्रिज काम में लेते हैं, तो याद रखना विंस ब्रिज के द्वारा क्या मापी जाती है, आवर्ती। शेरिंग ब्रिज और डीसोटी ब्रिज के द्वारा क्या मापते अपन, और एंडरसन ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज, हेज ब्रिज और आउंस ब्रिज के द्वारा क्या मापते हैं। लेकिन अगर ये स्पष्ट कह रखा है परिवर्तनशील प्रेरकत्व को मापना है, तो कौन सा ब्रिज काम में लेंगे, आउंस ब्रिज, सॉरी आउंस ब्रिज। अब ये टेबल कंप्लीट कर दो। याद हो गए नाम यहाँ के, यहाँ ये इतने नाम है, कल थे कम से कम कितने, 12-13 थे, और ये हो गए अपने 7-8, ये 8 इतने नाम, 20 नाम याद रखना, जहां से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। हाँ विंस ब्रिज सही बता रहे, कौन है, कृष्ण कुमार। विंस ब्रिज आवर्ती मापने के लिए, इसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन बार बार ये दोनों पूछ रखे, एक तो कैपेसिटर वाला और एक आवर्ती वाला। बाकी जब अपन डिप्लोमा पढ़ते हैं तब इसका पूरा डेरिवेशन करते हैं, एग्जाम में कोई डेरिवेशन आज तक नहीं पूछा आपने को। अब तो ठीक है, 2 लाइनों का कोई मतलब नहीं है, खत्म किया, वहां पर अपने वैसी खींची है। विंस ब्रिज क्या है, विंस वैज्ञानिक का नाम है जिसने इसकी खोज की थी, और उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है विंस ब्रिज। विंस ब्रिज के द्वारा किसका मापन करते हैं, आवर्ती का, ठीक है ना। विंस ब्रिज के द्वारा किसका मापन करते हैं, ब्रिज क्या होती है, जिसमें 4 भुजाएं होती है, सिंपल बात। विंस नाम क्यों, क्योंकि जिसने इसकी खोज की उसी के नाम पर इसका नाम रखा है। ये एक छोटा सा इस मेजरमेंट का टॉपिक था। अब अपन मेन स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट का मतलब होता है मापांक यंत्र, ठीक है ना। तो यहां से अब स्टार्ट करते हैं, अपन का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मापांक यंत्र। बहुत अच्छा टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है, जिसमें कम से कम 3 से 4 क्लासें लगेगी, ठीक है ना। ये तो बहुत सिंपल टॉपिक था, जो कभी कभार कोई तो पढ़ाता है कोई नहीं पढ़ाता है, फिर भी क्वेश्चन आते हैं, इसी कारण अपन ये टॉपिक पूरा ही कर दिया है। मैक्सवेल ब्रिज का पूरा नाम सही नहीं दिख रहा है, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, अर्थात इंडक्टेंस का मतलब एलसी ब्रिज। हो गए सबका। अब अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर जा रहे हैं,
टॉपिक है कौन सा अपना, मापांक यंत्र। हेडिंग डाल दो, फिर एक बार जो टेबल बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है अपन के एग्जाम के लिए। इसमें ही अपन सब कुछ पढ़ेंगे जो मैंने लिखा ना, चाहे त्रुटि पढ़ लो, चाहे शब्दावली पढ़ लो, सब कुछ यहीं पर है। तो अपना जो टॉपिक है वो है मापांक यंत्र, और ये हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर किसी की भी तैयारी कर रहा है, और ये बेसिक में भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। मापांक यंत्र हेडिंग डाल दो, फिर इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा। बहुत अच्छा टॉपिक है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं देखते रहना आप। सबसे पहले यदि मैं मापांक यंत्र की बात करूं तो मापांक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के मुख्य रूप से, एक काल्पनिक और दूसरे प्रैक्टिकल। इस काल्पनिक को क्या कहते हैं वास्तव में, तो मापांक यंत्र होते हैं ये अपने दो प्रकार के होते हैं। अब अपने को वहां पर तो कभी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा नहीं, तो कोई भी यंत्र होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसे अपन कहते हैं निरपेक्ष यंत्र, और आप उठाकर देखो क्वेश्चन निरपेक्ष के बारे में कितनी बार पूछ रखा है। और दूसरे होते हैं कौन से, जिसे अपन कहते हैं सेकेंडरी यंत्र। तो मापांक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, जिसका वास्तव में नाम तो होता है निरपेक्ष। क्या होता है, निरपेक्ष। और निरपेक्ष को ही अपन क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट, या कभी कभार इसका नाम भी लिखा हुआ मिल सकता है प्राथमिक। तो निरपेक्ष कह दो या प्राथमिक यंत्र कह दो, एक ही बात है, लेकिन वास्तव में इसका वर्ड क्या है, निरपेक्ष। क्योंकि पिछली बार जब एक यूपीपीसीएल में क्वेश्चन पूछा गया था तब ऑप्शन में दोनों था, दोनों होते हैं तो सही वर्ड तो क्या है, निरपेक्ष है। लेकिन वैसे वो क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया था बाद में खुद ने ही, क्योंकि दोनों एक ही नाम होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं, जो प्रैक्टिकली, जो अपन काम में लेते हैं विद्युत राशियों को मापने के लिए, उसे अपन क्या कहते हैं, सेकेंडरी यंत्र, द्वितीयक यंत्र। तो यंत्र मुख्य रूप से कौन से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, प्राथमिक और द्वितीयक। अब देखो यहां पर समझो, पहले अपन पढ़ेंगे कौन से, सेकेंडरी, क्योंकि यहां पर तो केवल कल्पना करते हैं और कल्पना को पढ़ा थोड़ा ही जाता है। तो वे यंत्र जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती है, त्रुटि का मतलब समझ गए, जिसमें किसी प्रकार की गलती होती नहीं है, वास्तव में जितना मान होता है उतना ही बता पाता है। क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। तो वे यंत्र जिससे केवल कल्पना कर सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती है, उन प्रकार के यंत्रों को क्या कहते हैं, निरपेक्ष। अर्थात अपन ये भी कह सकते हैं वे यंत्र जो किसी भी भौतिक राशि की उपस्थिति को दर्शा सकते हैं बल्कि माप नहीं सकते, उसे अपन क्या कहेंगे, निरपेक्ष। अब उदाहरण आता है इसका, अपने को एग्जाम में क्या पूछते हैं, केवल एंड केवल एग्जाम्पल पूछते हैं, बाकी ऐसे यंत्र पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, कोई बता सकते हैं। एक तो हमेशा याद रखो, क्या, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। किस, गैल्वेनोमीटर नहीं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर किस प्रकार का यंत्र होता है, निरपेक्ष। तो वर्ड क्या है आपके सामने, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर किस प्रकार का यंत्र है, गैल्वेनोमीटर। ये अपना किसमें गिना जाएगा, निरपेक्ष में। अपना एग्जाम में अभी तक केवल यही बार बार आ रखा है, कम से कम ये 10-15 बार क्वेश्चन पूछ रखा है। फिर भी इसके अलावा अगर कभी कभार पूछ ले तो अपन क्या बता सकते हैं, कंपास। कंपास क्या बता दी पता आपको, क्या कंपास के द्वारा अपन माप सकते हैं, नहीं, केवल बता पाएगा कि इसका उत्तरी ध्रुव कौन सा, दिशा बता पाएगा। तो कंपास भी कैसा यंत्र होता है, निरपेक्ष। इसी प्रकार एक होता है, अगर आप बता सकते हो तो कौन सा, फेज टेस्टर। कैसा यंत्र होता है, क्या फेज टेस्टर से आप कुछ माप सकते हो, नहीं, केवल अपन बता सकते हैं कि इस परिपथ में धारा आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं। अब आपको एग्जाम के लिए याद कौन सा रखना है, ये वाला, क्योंकि ये आज तक आए हुए नहीं है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एक किस प्रकार का यंत्र होता है, निरपेक्ष। क्या बताता है, परिपथ में धारा की दिशा को बताता है, बस इतना बताएगा, आगे कुछ भी नहीं बताएगा, माप कुछ भी नहीं पाएगा।
अब बात करते हैं अपन द्वितीयक यंत्र, जिसके बारे में अपन डीप में पढ़ेंगे बिल्कुल और बहुत ही ज्यादा। ये वापस दो प्रकार के होते हैं। ये वापस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक होते हैं एनालॉग और एक होते हैं डिजिटल। आप कहोगे ये क्यों लिखा है? इसका भी रीजन है आपके सामने। अब एनालॉग और डिजिटल क्या होता है, मेरे ख्याल से सबको पता होगा। एनालॉग का मतलब क्या है? जिसमें पॉइंटर होता है, आपको पढ़ना आपको पड़ता है। डिजिटल में संख्या होती है, संख्या को पढ़ना पड़ता है। तो बताओ एक्यूरेट कौन ज्यादा होता है? वेरी गुड, सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन से यंत्र होते हैं? डिजिटल। तो ये जो द्वितीयक यंत्र होते हैं ये वापस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं एनालॉग यंत्र, मतलब जिसमें पॉइंटर लगा होता है, उस पॉइंटर के अनुसार अपने को रीडिंग मापनी पड़ती है। और दूसरे होते हैं डिजिटल। अब ये डिजिटल का केवल एक पॉइंट याद रखो, एग्जाम में पूछते हैं निम्न में से सबसे एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब समझते हो ना, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किस यंत्रों की होती है? तो वहां पर सबके सब फेल हो जाएंगे। कौन से सही होंगे? आप भी घड़ी देखते हो, घड़ी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। घड़ी देखो, अपन एक तो देखते हैं किसके द्वारा? एनालॉग घड़ी के द्वारा, जिसमें थोड़ा बहुत सेकंड ऊपर नीचे भी हो सकता है। लेकिन एनालॉग में आप, डिजिटल में आप प्रॉपर जितना टाइम हुआ है उतना बता सकते हो। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट यंत्र कौन से होते हैं? तो एक तो क्वेश्चन ये रहा एग्जाम का, सबसे ज्यादा एक्यूरेंसी होती है कौन से यंत्रों की होती है? मतलब त्रुटि तो होती है लेकिन बहुत ही कम होती है, अन्य की कल्पना करें तो। अब बात करते हैं ये एनालॉग यंत्र, ये वापस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। अब क्वेश्चन आते हैं यहां से, क्योंकि इनका अपन प्रैक्टिकली काम में लेते हैं, इनका अपन प्रैक्टिकली काम लेते हैं। तो ये द्वितीयक यंत्र वापस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। जो आपने शुरुआत में बोला था ना, वो यहां पे आया। आप तो ये एनालॉग यंत्र होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये अपन सब कुछ यहां से स्टार्ट। एक होते हैं कौन से? जो केवल रीडिंग को इंडिकेट करते हैं। तो पहला कौन सा प्रकार होता है? अभी आपको मैं तीनों के बारे में समझाऊंगा। पहला होता है जिसे अपन कहते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। दूसरे होते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, सबको पता है, समाकलन मतलब जोड़ना। तो दूसरा होता है अपना कौन सा? समाकलन यंत्र, और इसको तो हिंदी में भी इंटीग्रेटिंग ही कहते हैं। तीसरा कौन सा होता है? रिकॉर्डिंग। अब आओ तीनों के बारे में अपन समझते हैं। पहले रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, फिर अपन इसके एग्जाम्पल लिखेंगे एक एक करके। क्या मतलब होता है तीनों का? तो आओ यहां पर कितने प्रकार के होते हैं? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट और रिकॉर्डिंग। पहले इन दोनों में अपन अंतर करते हैं। तो आओ डायग्राम के द्वारा आपको बताता हूं। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल में, आपने अगर मोटरसाइकिल में देखा है तो आपने क्या देखा है? आपके मोटरसाइकिल के आगे की तरफ क्या बनी होती है? दो घड़ी बनी होती है। देखा आपने? एक में इस प्रकार से क्या होता है? केवल पॉइंटर होता है। इस यंत्र का नाम क्या हो तो कोई बता सकता है? इसे अपन कहते हैं स्पीडोमीटर। दूसरा होता है, आपने देखा होगा, है ऑडोमीटर, जिसमें इस प्रकार से स्केल होता है। ये रेड कलर का होता है, जहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक लिखा हुआ होता है। ठीक है ना? अब देखो, जब अपन मोटरसाइकिल लेकर आते हैं तब तो यहां पर सब जगह क्या लिखा होता है? 0, 0। देखो दोनों में अंतर क्या होता है? जब अपन मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं तब पॉइंटर कहां पर होता है? 0 पर। जैसे जैसे रेस बढ़ाते हैं ये अपनी रीडिंग देता रहेगा, मतलब रीडिंग को क्या कर रहा है? केवल इंडिकेट कर रहा है।
केवल दिखा रहा है। इंडिकेट का मतलब तो यही होता है, केवल दिखा रहा है। मैंने मोटरसाइकिल को बंद कर दिया, पॉइंटर कहां पर आ गया, 0 पर आ गया। अब मैंने मोटरसाइकिल को वापस स्टार्ट किया, तो क्या पहले वाली स्पीड से कोई लेना देना है? नहीं, कोई लेना देना नहीं है। आपने बंद कर दिया एक बार, पहले वाली रीडिंग से इसको कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार के यंत्रों को क्या कहते हैं? सिंपली कहें तो वे इंस्ट्रूमेंट, वे यंत्र जो केवल प्रेजेंस राशि को दिखाते हैं। एक बार आपने दिखा दिया, परिपथ को बंद कर दिया, पहले वाली राशि से कोई लेना देना नहीं होता है। उन प्रकार के यंत्रों को क्या कहते हैं? इंडिकेट। बताओ समझ में आया नहीं आया? अब यहां पर आओ, दूसरे कौन से होते हैं? इंटीग्रेटिंग। मोटरसाइकिल तब लेकर आते हैं, तब यहां पर क्या होता है? मान लो आपने मोटरसाइकिल को 10 किलोमीटर चला लिया, तो यहां पर क्या लिखेगा? अब ये 10 लिखा गया। अब मैंने मोटरसाइकिल को बंद कर दिया, बंद कर दिया, इसने कितना रिकॉर्ड करके रख दिया? 10। अब वापस मैं जैसे ही स्टार्ट करूंगा, मैं मान लो 20 किलोमीटर और निकल गया, तो अब क्या आएगा यहां पर? क्या 20 आएगा या 30 आएगा? मतलब वे यंत्र जो आपकी राशि को क्या करते हैं? योग करते जाते हैं, समाकलन। इसी कारण इस यंत्र का एक और नाम होता है क्या? योज्य। मतलब जितना आप काम में लेते रहते हो वो सब क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, जोड़ रहा है। तो वह जिसमें पूर्व राशि पर भी निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं? समाकलन। बताओ समझ आया नहीं आया? तीसरा होता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा, जैसे आप काम कर रहे हो वैसे ग्राफ बना रहा है, उसे कहते हैं अपन क्या? रिकॉर्डिंग। मतलब जैसा आप काम कर रहे हो वैसा आपका रिकॉर्ड बना रहा है। जैसे शरीर की ईसीजी होती नहीं होती है, वो किस में आएगा? रिकॉर्डिंग में। अब आओ अपन इसके उदाहरण लिख रहे हैं। अगर मैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो बताओ तो इससे एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? अब अपन पढ़ेंगे विद्युत उपकरण है, तो विद्युत का बोलना स्पीडोमीटर रहने दो। वेरी गुड। क्या क्या होता है? तो आपने जो जो लाइफ में देखा उनके बोलो। अमीटर होता है नहीं होता है? जितनी परिपथ में धारा होती उतनी बता देता है। परिपथ में धारा नहीं है तो कहां पर आ जाएगा? 0 पर। तो अमीटर हुआ, वोल्ट मीटर हुआ, और बताओ सारे के सारे इसी में आएंगे। आवर्ती मीटर हुआ, आवर्ती मीटर हुआ, और क्या लिखोगे आप? वाट मीटर हुआ। ये सारे के सारे किस में आएंगे? इंडिकेटिंग। इंटीग्रेटिंग में कौन से आते हैं? सबसे बेस्ट उदाहरण, सबसे ज्यादा बार भाई पूछ रखा है, ऊर्जा मीटर। देखा है ना आपने ऊर्जा मीटर? ऊर्जा मीटर एक मंथली का पूरा बिल एक साथ देता है, देखा हो तो? देखा है? तो ऊर्जा मीटर किस प्रकार का यंत्र होता है? इंटीग्रेटिंग। याद रह जाएगा। सबसे ज्यादा बार पूछा, निम्न में से कौन सा इंटीग्रेटिंग प्रकार का उपकरण है? तो ऊर्जा मीटर, या कभी कभार लिखा हुआ मिल सकता है किलोवाट आवर मीटर। एक ही बात है, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? केडब्ल्यूएस। या फिर एक और होता है, कोई बता सकता है? एम्पियर आवर मीटर। ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? इंटीग्रेट। अब आप कहोगे एम्पियर आवर मीटर, अरे बैटरी, बैटरी नहीं होती, फोन की बैटरी। देखा नहीं, आपकी फोन चार्ज होता है तो उसको रिकॉर्ड। मान लो आपका फोन 10% है, तो वापस आप चार्जिंग लगाते हो तो वो 10% से स्टार्ट होता है या 0 से? तो पूर्व मान पर निर्भर नहीं कर रहा है क्या? तो एम्पियर आवर का मतलब कुछ भी नहीं, बैटरी है। तो यहां पर 2 प्रकार के यंत्र आते हैं। वैसे ये पूछ भी नहीं रखा है आपको, तो केवल यंत्र कौन सा याद रखना है? ऊर्जा मीटर। किस प्रकार का यंत्र होता है? इंटीग्रेटिंग। क्या मतलब होता है इंटीग्रेटिंग का? मतलब जो टोटल राशि को योग करता जाता है उसे कहते हैं अपन इंटीग्रेटिंग। तीसरा कौन सा है? देखो, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? ग्राफ की। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है क्या? जो बार बार पूछ भी रखा है, ग्राफ किसमें बनाते हैं अपन? तो इसका नाम क्या होगा? एक्स वाई प्लॉटर। अरे ग्राफ बनाते हैं तो नहीं बनाते हो क्या कभी ग्राफ? जैसे देखो, मैं ग्राफ बना रहा हूं, सबसे पहले 2 लाइनें नहीं खींचता हूं क्या? यहां पर लिखता हूं एक्स और यहां पर क्या लिखता हूं? वाई। तो इस ग्राफ का नाम क्या है? एक्स वाई। और प्लॉट करते हैं, इसी का नाम क्या होगा? एक्स वाई प्लॉटर। याद हुआ नहीं हुआ? वापस आओ एक बार पूरा देखो। एग्जाम में पूछ रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम का, और पूछते निम्न में से कौन सा इंडिकेटिंग प्रकार का उपकरण नहीं है, तो वहां पर खुद को ढूंढकर बताना है।
यहां पर केवल दो ये है, यहां पर केवल एक ही है, बाकी सारे के सारे उपकरण कहां पर आएंगे? इंडिकेटिंग में। वापस आओ एक बार पूरा का पूरा देखते हैं। एग्जाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तो टिक लगा दूं। एक तो ये है, एक आपके सामने ये रहा, दूसरा एक आपके सामने ये रहा, और एक आपके सामने ये रहा। बाकी उदाहरण कुछ भी पूछ सकते हैं। अब एक बार वापस देखो, पूरा का पूरा वापस देखो एक बार। सबसे पहले अपन ने बोला है उपकरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है निरपेक्ष और एक होता है अपना कौन सा? द्वितीयक। द्वितीयक का मतलब होता है प्रैक्टिकल उपकरण, जिसका प्रैक्टिकली अपन उपयोग लेते हैं। और निरपेक्ष का मतलब काल्पनिक उपकरण, जिसका मापने के लिए उपयोग नहीं करते हैं, केवल कह सकते हैं अपन इसका उपयोग दूसरे की तुलना करने में ले सकते हैं। उदाहरण क्या है निरपेक्ष का? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। वास्तव में ये उपकरण होते ही नहीं है, तो क्या पढ़ेंगे अपन? पढ़ेंगे कौन से? द्वितीयक के अंतर। तो प्राथमिक का याद रह जाएगा नहीं? उदाहरण क्या होता है? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। आते हैं अपन कहां पर? द्वितीयक के अंतर। कौन कौन से होते हैं? एनालॉग। एनालॉग का मतलब होता है सामान्यतः इसमें या तो पॉइंटर होगा या फिर क्या होगा? घूमने वाला रोटेटिंग डिस्क होगा। दो होने जरूरी है। डिजिटल का मतलब क्या है? जिसमें क्या होगा? पॉइंटर नहीं होगा, बाकी क्या डिजिट में संख्या आपको दिखाएगा। क्या खासियत होती है? सबसे ज्यादा एक्यूरेंसी किसकी होती है? डिजिटल उपकरणों की होती है। अब बात करते हैं एनालॉग। तो ये जो उपकरण होते हैं ये वापस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, जो आपने शुरुआत में ही बोला था। कौन कौन से होते हैं? इंडिकेटिंग, जो केवल रीडिंग को इंडिकेट करते हैं, जो केवल रीडिंग को जितना मान आ रहा है। एम्पीयर मीटर नहीं देखा क्या? एमीटर 2 एम्पीयर धारा आ रही है 2 पे आ जाएगा, 10 आ रही है तो 10 पे आ जाएगा, 20 आ रही है तो 20 पे आ रहे हैं, परिपथ टूटा तो 0 पे आ जाएगा। केवल रीडिंग को जितनी धारा आ रही है उतनी बता रहा है। कुछ भी नहीं आ रहा है तो वापस कहां पे आ जाएगा? 0 पर आ जाएगा। क्या क्या होते हैं? अमीटर हुआ, वोल्ट मीटर हुआ, आवर्ती मीटर हुआ, वाट मीटर हुआ, सब कुछ इसमें ही आएंगे। इंटीग्रेटिंग क्या होता है? जितना माप लिया उसको स्टोर करता जाएगा, जितनी आप वापस और लोगे उसको उसमें क्या कर देगा? जोड़ेगा। इसी का नाम क्या है इसका? देखो, समाकलन। इसी को ही अपन कहते हैं योज्य उपकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? योज्य। उदाहरण क्या है इसका? ऊर्जा मीटर, या लिख दो किलोवाट आवर मीटर। अगर किसी को नहीं पता तो लिख देना। इसको ही अपन क्या कहते हैं? केडब्ल्यूएस मीटर। मेरे ख्याल से सबको पता होगा केडब्ल्यूएस किसका मात्रक होता है? विद्युत ऊर्जा का। इसी का इस मीटर का अन्य नाम होता है। तीसरा क्या होता है? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब क्या है? जो जैसा आ रहा है वैसा आउटपुट आपको बना के दे रहा है। जो जैसा आ रहा है वैसा आपको क्या कर रहा है? बना कर दे रहा है। शरीर की ईसीजी नहीं बनाई क्या? तो ईसीजी बनाते तो बनाते किसमें है? मेनली वर्ड क्या है आपके सामने? एक्स वाई प्लॉटर। तो एक्स वाई प्लॉटर, या कभी कभार आ सकता है ग्राफिक्स। तो किसका उदाहरण होता है हमेशा? रिकॉर्डिंग का। बताओ समझ में आ गया? अब आप इसको एक बार नोट कर लो। ये अब अपन इसको पढ़ेंगे, एक एक करके उपकरणों को पढ़ते जाएंगे। समाकलन यंत्र का इंग्लिश नाम सही दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है तो इंग्लिश नहीं आती है तो मत पढ़ो, जाने दो इंग्लिश को। अपन जब पढ़ते ही नहीं है तो इंग्लिश नहीं पढ़नी आती है तो क्यों पढ़ रहे हो? अपने हिंदी में नाम दिख रहा है तो हिंदी में रखो। है किसका? इंडिकेटिंग को इंडिकेटिंग ही कहते हैं। हाँ, संकेत कहो तो भले मेनली वर्ड इंडिकेटिंग मिलेगा आपको, वहां पर कभी नहीं मिलेगा पॉइंटर। आराम से इसको बना लो। इस टेबल से देखो कितने क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बता दिया है। एम्पियर आवर किसकी क्षमता होती है? बैटरी की। सबको पता ना? जब आपने डीसी बैटरियां पढ़ी तब लिखाया भी होगा आपको एम्पियर आवर।
हाँ, निरपेक्ष को परम भी कह सकते हैं, सही बात है। निरपेक्ष कह दो, परम कह दो, एब्सोल्यूट कह दो, कुछ भी कह दो, एक ही नाम है। प्राथमिक कह दो। हो गया। करें आगे, आराम से। लिख तो नहीं रहे हो, फिर रुकने को बोले आप, तो फिर रुकने को क्यों बोला आपने? होठ आपके लिए जस्ट, मैं कह रहा हूं पहला ही गलती से सपेट में मत आ जाना, क्योंकि आपके, हाँ हाँ, आपके होठ हिले थे, आप फिर बोल रहे हो ना कि नहीं बोला हूं। जो लिख रहे हैं वही बोलना वास्तव में। हम्म। आगे बढ़े, आ जाओ। अब आधा भी नहीं लिखा है तो लिखो ना अब। नहीं लिखा है तो आधा ही तो। हाँ, पूछ लो अब। हाँ, हाथ दूर लेके पूछ लो आप। हाथ हटा लो मुंह के आगे से, हाँ पूछ लो अब। है, विक्षेपण यही होता है। हाँ, विक्षेपण कह दो, इंडिकेटिंग कह दो, अभी किसी ने और बोला ना, कुछ भी कह दो। मेनली विक्षेपण का मतलब क्या, राशि को विक्षेपित करते हैं। वैसे विक्षेपण टॉर्क होता है, समझे, विक्षेपण टॉर्क होता है। विक्षेपण यंत्र तो ठीक है, वैसे नाम मैं कह रहा हूं, एक बार किसी ने थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिया वहीं से नाम उठ जाते हैं। मेन वर्ड होता है इंडिकेटिंग, तभी कहते हैं इंग्लिश में कभी भी पूछो यही वर्ड मिलेगा। हिंदी में कभी विक्षेपण बोल देंगे, कभी संकेतक बोल देंगे, कभी पॉइंटर बोल देंगे, कुछ भी बोलते जाएंगे। मेनली वर्ड क्या है आपके सामने, मतलब वर्ड कहां से है, जो राशि को केवल क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। बाकी विक्षेपण तो टॉर्क होता है। टॉर्क जब अपन पढ़ते हैं तो तीन प्रकार के होते हैं, जो मैं आगे आप ही बताऊंगा। एनालॉग पर ग्रेविटी का असर होता है क्या? नहीं। ग्रेविटी का असर होगा कि उस उपकरण को आपने कैसे रखा है। ऊर्ध्वाधर रखा है तब तो ग्रेविटी का असर होगा, क्षैतिज रखा है तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात यहां पर नहीं, आगे बात आएगी अपने। हो गया। अब अपन इस यंत्र को स्टार्ट करने से पहले यंत्रों में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या शब्दावली होती है, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो, मापांक यंत्रों की त्रुटियां, गलतियां क्या होती है। स्टार्ट हो गया है टॉपिक। यहां से चार प्रकार के क्वेश्चन आते हैं टेबल में, चारों प्रकार के क्वेश्चन हमेशा याद रखना है, राइट लगा रखा है। एग्जाम में पूछते हैं निम्न में से कौन सा इंडिकेटिंग प्रकार का उपकरण नहीं है, तो याद रखना वहां पर खुद को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे एक्स वाई प्लॉटर आ गया तो नहीं होता है, ऊर्जा मीटर नहीं होता है, एम्पियर आवर मीटर नहीं होता है। बाकी सामान्यतः सारे के सारे कैसे होते हैं, इंडिकेटिंग होते हैं। आगे बढ़े, आ जाओ, हेडिंग डाल दो, मापांक यंत्रों में त्रुटियां। त्रुटि क्या होती है,
एक क्वेश्चन यहां से मिलता है आपको। त्रुटि का मतलब तो मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं। मतलब ये होता है, देखो आप कौन सिंपल बताओ, मैं अपन जानते हैं अपने सिंगल फेज वोल्टेज कितना होता है, 230 होता है, सबको पता है ना। सिंगल फेज वोल्टेज कितना होता है, 230 वोल्ट। कौन मापता है वोल्टेज को, वोल्टमीटर। तो ये तो होती है वोल्टेज की वास्तविक राशि, ये तो क्या है, वोल्टेज का वास्तविक मान है। लेकिन आपने कभी देखा है क्या आपको वास्तविक मान आता है? अब आप वोल्टमीटर में देखते हो तो वोल्टमीटर में आपको कभी भी 230 नहीं दिखेगा, वोल्टमीटर में दिखेगा 220, 225, 210 ऐसे दिखेगा। तो ये क्या है आपका मापित मान। मापित मान कितना है देखो तो 220 वोल्ट। तो ये क्या है आपका मापित मान, जबकि इसका वास्तविक मान कितना है। इन दोनों के अंतर को ही क्या कहते हैं, त्रुटि। बताओ समझ में आया नहीं आया, क्या लिखेंगे, मापित यंत्र द्वारा मापित राशि वह वास्तविक राशि में अंतर को क्या कहते हैं, त्रुटि। बताओ समझ आया नहीं आया। आपने हर कोई उपकरण देख लो, हर कोई उपकरण वास्तव में सही रीडिंग नहीं देता है, थोड़ी बहुत तो उसमें एरर आएगी ही आएगी। अब एरर किसके कारण आती है, तो वो एरर का प्रकार होता है। तो क्या लिखेंगे अपन, मापित यंत्र द्वारा, मापित यंत्र क्यों लिखा है, इसी कारण लिखा है कि वोल्टमीटर वोल्टेज मापना है तो काम में वोल्टमीटर लगो, ये नहीं कि एमीटर लेकर बैठ गए और माप रहे वोल्टेज, क्या पॉसिबल है। तो जो यंत्र काम में आएगा उसी के अनुसार मापित यंत्र द्वारा मापित मान, मापित मान मेजर्ड वैल्यू, जिसे अपन क्या कहते हैं, मेजर्ड वैल्यू, जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे देखो ए एम। एम का मतलब क्या होता है, बार बार अपन इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, इतने से समझ लेंगे। एम का मतलब क्या है, मापित मान। तो मापित यंत्र द्वारा मापित मान वह वास्तविक मान में, वास्तविक मान जिसे अपन क्या कहते हैं, ट्रू वैल्यू। जिसे अपन रिप्रेजेंट किससे करेंगे, तो मापित यंत्र द्वारा मापित मान वह वास्तविक मान के अंतर को क्या कहते हैं अपन, त्रुटि कहते हैं, एरर कहते हैं। इसका फॉर्मूला एग्जाम में बहुत बार पूछ रखा है। अर्थात एरर को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यार एरर बराबर क्या होगा हमेशा, ए एम माइनस ए टी, या आप सिंपल लिख दो त्रुटि बराबर। तो त्रुटि बराबर क्या होता है, ए एम माइनस ए टी, मापित मान माइनस वास्तविक मान। अब आपको पूछते हैं कि अगर आपके पास त्रुटि आ गई है तो प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो अपन दूसरा पॉइंट क्या लिख रहे हैं यहां पर, प्रतिशत त्रुटि। जिसे अपन लिख रिप्रेजेंट करेंगे परसेंटेज ऑफ एरर, इसी को ही अपन कहते हैं रिलेटिव एरर। प्रतिशत किसके सापेक्ष निकालेंगे आप ही बताओ। वास्तविक मान के सापेक्ष निकलेंगे। जैसे अपन कभी भी लाभ निकालते हैं, हानि निकालते हैं, किसके सापेक्ष निकालते हैं, क्रय मूल्य। क्यों, क्रय मूल्य फिक्स होता है। विक्रय मूल्य किसी को आया तो 2 रुपए में बेच दिया और किसी को आया तो वही वस्तु 4 रुपए में बेच दी, तो विक्रय मूल्य क्या फिक्स रहता है, नहीं। क्रय मूल्य, जैसे मैंने कोई वस्तु 2000 में खरीदी है तो उसका क्रय मूल्य मेरे लिए तो हमेशा कितना रहेगा, 2000। अब मैं उसको चाहे तो कितने में भी बेचूं तो विक्रय मूल्य कभी भी फिक्स नहीं होता है। तो यहां पर भी मापित मान कभी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि ये तो क्या होता है, बदलता रहता है, जबकि वास्तविक मान हमेशा जितना होता है उतना ही रहता है। तो क्या होगा, ए एम माइनस
एटी अपॉन क्या होगा हमेशा, एटी। टी क्यों लिखा है ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा उसके उससे भाग देते हैं जो कांस्टेंट रहता है, जो परिवर्तित नहीं होता है, और परिवर्तित हमेशा कौन सा मान रहता है, वास्तविक। अब परसेंटेज लगाते हैं तो किससे गुणा कर लेते हैं अपन, 100 से। ये क्वेश्चन स्टार्ट करो, अपन के एग्जाम का है। प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला क्या होता है, am माइनस एटी अपॉन एटी, मापित मान माइनस वास्तविक मान अपॉन वास्तविक मान इंटू 100। अब बताओ अगला पॉइंट, त्रुटि का मान धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या दोनों हो सकते हैं, दोनों। जब आपने प्रैक्टिकल किया कभी, देखो अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, कभी किया हो तो एक उसी रीडिंग को ज्यादा मान लेकर आता है, दूसरा उसका कम मान भी लेकर आ सकता है। जब कम आएगा तो ये तो डिपेंड करेगी कि एम का मान ज्यादा है या एटी का मान ज्यादा है। अगर एम ज्यादा है तब तो धनात्मक आ जाएगा, अगर एटी ज्यादा है तो मान क्या आ जाएगा, मतलब त्रुटि का मान क्या हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। त्रुटि का मान धनात्मक वह ऋणात्मक, धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकता है। नोट करो इसको। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट किस में आते हैं सर, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट किस में आते हैं, सेकेंडरी यंत्र में। सेकेंडरी में भी किस में आते हैं, एनालॉग में। बार बार परिवर्तित नहीं होते क्या है, परिवर्तित का मतलब क्या होता है, एनालॉग। लिखा है ना आपको, टेबल देखो। रिकॉर्डिंग किस में है, एनालॉग यंत्रों में। इसमें जो एग्जाम में पूछने लायक पॉइंट है, पढ़ना तो सारा है, एग्जाम में पूछने वाला पॉइंट ये है, त्रुटि का फॉर्मूला क्या होता है, am माइनस एटी अपॉन एटी, मतलब वास्तविक मान मापित मान माइनस वास्तविक मान अपॉन वास्तविक मान होता है। तो बिल्कुल ही अपने ऊपर लेकर करो, कभी गलती नहीं करोगे। क्या बोला, त्रुटि क्या होती है, जो अपन मापते हैं वो और जो वास्तविक मान होता है उसमें जो अंतर होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। बस इतना याद रखो, रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने शॉर्टकट में, मापित मान माइनस वास्तविक मान। कभी कभार ऑप्शन पूछ लेते हैं कि त्रुटि होती है तो वहां पर वास्तविक मान माइनस मापित मान लिखा हो, मतलब गलत लिखा है। वास्तव में क्या होता है, मापित मान माइनस वास्तविक मान होता है। हो गया। नेक्स्ट, अब बात करते हैं त्रुटि कितने प्रकार की होती है यंत्रों में। त्रुटि के प्रकार कितने प्रकार की होती है, अपने ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यंत्र तो माप केवल बताते हैं, मापता तो कौन है, अपन ही मापते हैं। तो त्रुटि के प्रकार, जितनी ज्यादा गड़बड़ करोगे उतनी ज्यादा त्रुटि आएगी। तो त्रुटि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एग्जाम में पूछा निम्न में से कौन सा त्रुटि का प्रकार नहीं है, तो त्रुटि 3 प्रकार की होती है। कल ही ये किसी ने क्वेश्चन पूछा था, सर पॉइंटर कहां पे रहता, तो देखो यहां पर अब क्लियर हो जाएगा आपके। कौन कौन सी होती है, सबसे पहली जो त्रुटि होती है उसका नाम क्या है, ग्रॉस एरर, जिसे हिंदी में कहते हैं अपन सकल त्रुटि। अब आपको इस टेबल को भी यहीं का यहीं क्लियर करना है, वापस ध्यान रख लेना। दूसरी होती है अपनी कौन सी, सिस्टमैटिक एरर, सिस्टम के कारण होने वाली एरर। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं अपन, यथाक्रम। देखो हिंदी में नाम ऐसे है, इससे ज्यादा करेक्ट अपने को इंग्लिश में पता लग रहा है। तीसरा होता है कौन सा अपना,
रैंडम एरर, जिसे हिंदी में कहते हैं अपन यादृच्छिक त्रुटि। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है, निम्न में से कौन सा त्रुटि का प्रकार नहीं है। तो त्रुटियां कितने प्रकार की होती है? रैंडम। रैंडम का मतलब क्या है? हर कोई उपकरण होता है उसमें कुछ न कुछ तो त्रुटि होती ही है, जिसको आप कभी दूर नहीं कर सकते हैं। वो त्रुटि कौन सी होती है? क्या ऐसा कोई उपकरण है जिसमें 100% एक्यूरेसी हो सकती है? कैसा भी आप कितनी भी मेहनत कर दो, लेकिन 100% कभी पॉसिबल नहीं है। तो वह त्रुटि जिसे दूर नहीं किया जा सकता है, जो हमेशा उपकरणों में उपस्थित रहती है, उस त्रुटि को क्या कहते हैं? रैंडम एरर। तो एग्जाम में पूछते हैं, निम्न में से कौन सी त्रुटि को उपकरणों से दूर नहीं किया जा सकता है? रैंडम एरर। अब बात करते हैं, यहां पर आ जाओ। ये जो सिस्टमैटिक एरर होती है, ये वापस कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कि सिस्टम में जो एरर आई है वो आई किसके कारण है? तो इस त्रुटि का वापस कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। अभी देखने रहना, आप अपने आप इसको याद कर लोगे यहीं का यहीं टेबल को। एक तो सिस्टम खुद में गड़बड़ के कारण आती है, उसे अपन कहते हैं क्या? सिस्टम एरर, उपकरण त्रुटि। उपकरण त्रुटि। उपकरण त्रुटि का मतलब क्या है मैं बताता हूं आपको सिंपल। आपने कल किसी ने पूछा ना कि पॉइंटर, देखो कंडीशन क्या होती है हमेशा? कंडीशन ये होती है, जब भी उपकरण लेते हैं तो अपन देखते हैं उस पॉइंटर का या उस उपकरण का पॉइंटर 0 पर है या नहीं है। उस उपकरण का पॉइंटर 0 पर है या नहीं है। अगर 0 पर नहीं है मतलब उसमें उपकरण में त्रुटि है। समझ गए? ये किसके कारण होती है? तो हो सकता है उसका स्प्रिंग पुराना हो सकता है उसका स्प्रिंग टूट गया हो। दूसरी कौन सी होती है? इन्वायरमेंट, पर्यावरण, वातावरण, पर्यावरण त्रुटि। तो अपने एग्जाम में पूछते हैं, ताप व दाब के कारण मापांक यंत्रों में उत्पन्न त्रुटि कहां पर आएगी? क्या नाम से पता नहीं लगेगा आपको? पर्यावरण त्रुटि, इसी को अपन कहते हैं एनवायरमेंट एरर। लिख दूं यहां पर इन्वायरमेंट एरर। तीसरी और सबसे ज्यादा जो अपन करते हैं, कौन सी त्रुटि होती है? प्रेक्षण त्रुटि। इसका एग्जाम में बहुत बार अन्य नाम पूछ रखा है। अब मैं इसके सारे के सारे नाम आगे लिखाऊं या डेफिनेशन यहीं पे लिखा दूं? आगे लिखाऊं? ठीक, आगे। तो इसको कहते हैं अपन प्रेक्षण त्रुटि। इसका एक अन्य नाम होता है, कोई बता सकता है? इसको यहीं पर कंप्लीट करो। प्रेक्षण, प्रेक्षण त्रुटि का स्टार करो। क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये पूछ रखा, और पिछली बार देखो आप पेपर है। प्रेक्षण त्रुटि, प्रेक्षण का मतलब क्या था पहले ये बताओ मेरे को, फिर अपन इसको करेंगे यहीं पर क्लियर। इसे हिंदी में कहते हैं ऑब्जर्वेशन एरर। अब आप ऑब्जर्वेशन कब करते हो? हैं? जैसे देखो इधर आओ, जैसे मैं कहूं आपके सामने, ये एक आपके सामने क्या रखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ? अब अमीटर। ये इसमें पॉइंटर बना हुआ है, ये लिखा हुआ 0 1 2 3 4, इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब देखो ये पॉइंटर है, शुरुआत में कहां पर है? 0। मान लो जब अपने रीडिंग ली, इसका पॉइंटर यहां पर आ गया है। अब अपन इसका क्या लेंगे? प्रेक्षण। मतलब अपन क्या लेंगे? इसकी रीडिंग। रीडिंग को ही हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेक्षण। तो अपन क्या कर रहे हैं? प्रेक्षण। तो कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि जब अपन रीडिंग लेते हैं, रीडिंग लेते हैं तो जहां पे पॉइंटर का 0 होता है उसके जस्ट अपने को कहां खड़ा रहना है? सामने। अगर थोड़ा बहुत भी आपने एंगल बनाकर खड़े हो गई तो इस पॉइंटर की छाया के कारण आपको ये पॉइंटर यहां पर नहीं दिखेगा, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल या तो यहां पे दिखने लगेगा या यहां पर दिखने लगेगा। दिखेगा नहीं दिखेगा? क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम है। तो ये देखो इसके क्या दिख रहा है? पैरेलल। तो इसी कारण इस एरर का अन्य नाम क्या होता है? पैरेलक्स एरर, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछ रखी है।
और एग्जाम में पूछते हैं पैरेलल एरर किसके कारण उत्पन्न होती है? मानव के कारण। किसके कारण? मानव के कारण। कैसे? क्योंकि मानव, सबको पता है, रीडिंग लेते समय कहां पर खड़ा रहना होता है? पॉइंटर के सामने। लेकिन वो किसी के पास में जाकर खड़ा हुआ है, तो रीडिंग कहां से सही आएगी? नहीं आएगी ना फिर। और ध्यान होगा, रीडिंग उस उपकरण के सामने कम होगा और किसी ग्रुप के ऊपर ज्यादा ध्यान होगा, सबको पता है। तो इस एरर को क्या कहते हैं अपन? पैरेलल एरर। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखना। प्रेक्षण त्रुटि किसके कारण उत्पन्न होती है? मानव के कारण। अन्य नाम क्या होता है इसका? पैरेलल एरर। क्या हुआ? अन्य नाम। अन्य नाम होता है इसका, पैरेलल वर्ड से ही बना है, ध्यान रख लेना। स्टार करो इस वर्ड को, बाकी भले इस टेबल में आप पढ़ो मत पढ़ो कुछ भी, बार बार वर्ड अपना यही आता है। पैरेलल एरर होती है, वो किस प्रकार की एरर होती है? प्रेक्षण। अगर प्रेक्षण ऑप्शन में नहीं है तो वहां पर कई क्या सही करोगे? सिस्टमैटिक, क्योंकि सिस्टमैटिक का ही एक प्रकार है प्रेक्षण। तो ये गलती मत कर लेना कि वहां पर ये मत कर देना। तो दूसरी पर्यावरण त्रुटि क्या होती है? तो यहां पर लिख दूं, ताप वह दाब के प्रभाव के कारण उत्पन्न त्रुटि को क्या कहते हैं? पर्यावरण त्रुटि। एग्जाम में पूछते हैं सिस्टम, पर्यावरण व प्रेक्षण किस त्रुटि के प्रकार होते हैं? सिस्टमैटिक प्रकार होते हैं। तीसरी कौन सी है? सिस्टम एरर। क्या होता है सिस्टम एरर का मतलब? खुद उपकरण में उत्पन्न होने वाली त्रुटि। जैसे एग्जाम्पल बताऊं, इसके एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में, ध्यान रख लेना। क्या क्या एग्जाम्पल लिखेंगे? पॉइंटर का मतलब समझते हो ना? संकेतक का शून्य स्थिति पर नहीं होना। शून्य स्थिति पर नहीं होना। इसमें कोई मानव थोड़ी गलती कर रहा है, ये तो उपकरण खुद की गलती है। क्योंकि अपन कहते हैं उपकरण में हमेशा पॉइंटर कहां पर होना जरूरी है, तभी एक वर्ड कहते हैं जीरो एडजस्टमेंट। आपने देखा है उसके ऊपर स्क्रू होता है एक, उस स्क्रू के द्वारा उस पॉइंटर को कहां पर लाने की कोशिश करते हैं? जीरो पर, देखा हो तो पॉइंटर का शून्य स्थिति पर नहीं होना किस प्रकार की त्रुटि होती है? सिस्टम खुद में एरर है। और क्या क्या हो सकती है? अब इसका मतलब क्या है? पॉइंटर शून्य पर क्यों नहीं होता है? क्योंकि हो सकता है उपकरण काफी समय से आप यूज करे हो, पॉइंटर के, आप इधर देखो, पॉइंटर के इस प्रकार से क्या होता है, ये पॉइंटर यहां पर क्या होता है? स्प्रिंग। ये स्प्रिंग धीरे धीरे क्या हो गया है? पुराना हो गया है, जिसके कारण ये इतना टॉर्क आप उत्पन्न नहीं कर पाता है। टॉर्क नहीं कर पाएगा तो ये पॉइंटर जीरो पर न होकर कहां पे हो जाएगा? जीरो से थोड़ा सा नीचे या मन साइज जहां पर पड़ा रहेगा। अब इसको एक बार वापस लिखो, एक बार लिखो फिर वापस अपन पढ़ते हैं इसको। मैक्सवेल ब्रिज का उपयोग कैपेसिटेंस मेजरमेंट करने के लिए भी कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, केवल इंडक्टेंस। मैक्सवेल का प्रयोग इंडक्टेंस मापने के लिए ही करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस टेबल का है ये पॉइंट। बाकी उदाहरण पूछते हैं तो उदाहरण आपको खुद को एट ए टाइम वहां पर उपस्थित रह के करना है। जैसे आप कहोगे शकल त्रुटि क्या होती है? मानव की गलती के कारण उत्पन्न त्रुटि। अभी आगे आप कहोगे नोट में 2-3 पॉइंट लिखा दूंगा, क्योंकि यहां पे लिखूंगा फिर अच्छे से दिखेगा नहीं है। हाँ,
वो तापन यंत्र। हाँ, तापन यंत्र में जब अपन पढ़ते हैं तो दो प्रकार के यंत्र होते हैं। एक होता है थर्मोकपल, एक होता है हॉट वायर। थर्मोकपल होता है वो सीबेक प्रभाव। हाँ, अरे हिंदी में पैरेलल ही कहते हैं, समांतर कह दो, लेकिन वर्ड पैरेलल ही मिलेगा आपको। तभी तो ये कुछ वर्ड होते हैं ना जो हमेशा, तभी तो कहते हैं इंग्लिश वर्ड याद रखो। ये इंग्लिश वर्ड ही वहां पर मिलेगा आपको, हिंदी वर्ड मिलेगा भी नहीं। क्योंकि हिंदी में जब लिखते हैं गूगल के सर्च करके तो वर्ड ऐसा मिलेगा जो कि बिल्कुल ही समझ नहीं आता है। तभी तो कहते हैं ना कि हमेशा या तो निमी को प्रीफर करो तो निमी को प्रीफर करो, नहीं करते हो तो जो इंग्लिश वर्ड है उसको, इंग्लिश वर्ड को याद रखो, ज्यादा सही रहेगा। पैरेलल का मतलब क्या होता, मैंने क्या बताया, उसके समांतर दूसरा दिखना। पॉइंटर दिखता नहीं है क्या कभी, मापा है तो पैरेलल का मतलब समांतर अन्य दिखना। और गूगल में आप सर्च करो, इसका ऐसा नाम आएगा जो कि आप खुद समझ ही नहीं पाओगे। सुबह कोई मेरे पास भी आया था, सर ये निमी वर्ड आते हैं, तो निमी वर्ड कभी कोई वर्ड होते ही नहीं है, गूगल में डालते हैं मन पर जो वैसे वर्ड ले लेते हैं। जैसे करंट, करंट का निमी में डालते हैं तो क्या आता है, धारा नहीं आता कभी भी, वर्तमान लिखा हुआ आता है। अब वर्तमान में क्या समझोगे आप, तो ये वर्ड होते हैं जो हमेशा इंग्लिश वर्ड याद रखो। तो पैरेलल एरर होती क्या है, मैंने आपको बता दिया है, पॉइंटर के समांतर अन्य पॉइंटर क्या होना, काल्पनिक आपको दिखाई देना, उसको ही कहते हैं पैरेलल एरर। और वास्तव में ये होता है, अगर देखा हो तो कभी। हंसो मत, कोई पूछने दो ना इसको। हाँ, खड़े हो जाओ आप ही, आप पूछ लो, इसको नहीं पूछने दे रहे हो ना, आप पूछ लो। हाँ पूछो, खड़े होकर आप पूछो, आराम से पूछो, अब कोई नहीं बोलेगा। आगे वापस लिख दिया, वापस बताऊं एक बार, इधर देखो। मापांक यंत्रों में त्रुटि कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। कौन कौन सी, सकल त्रुटि, वह त्रुटि जो मानव के द्वारा उत्पन्न की जाती है, उदाहरण दिखाऊंगा अभी समझ आ जाएगा। दूसरी कौन सी होती है, सिस्टमैटिक एरर, ये आपको मैंने बता दिया है। सिस्टमैटिक एरर तीन प्रकार की होती है। सिस्टम एरर, उपकरण खुद में त्रुटि। आप कहोगे क्या क्या, जैसे आपने देखा है उपकरण का कभी कभार अगर कांच ऊपर से टूट जाता है तो क्या वास्तव में वो सही माप पाएगा, नहीं, क्योंकि वहां पर हवा का दबाव लगेगा, लगने के कारण वो रीडिंग नहीं पाक कर पाएगा। तो ये जो होती है उसे तो अपन कहते हैं सिस्टम एरर। पर्यावरण त्रुटि, नाम से ही पता लग जाएगा, ताप व दाब के कारण उत्पन्न त्रुटि किसमें आती है, पर्यावरण। अगर पर्यावरण नहीं है तो सिस्टम। प्रेक्षण एरर, मतलब जब अपन रीडिंग लेते हैं तो उस समय अपने को सामने खड़ा रहना जरूरी है, नहीं लोगे तो एक त्रुटि उत्पन्न होगी, उसी को अपन क्या कहेंगे, पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है पॉइंटर के समांतर अन्य पॉइंटर के दिखने के कारण अपन वास्तव में सही पाठ्यांक नहीं कर पाएंगे, इसी त्रुटि को कहते हैं अपन प्रेक्षण त्रुटि। तीसरी कौन सी है देखो, रैंडम। क्या होती है, वह त्रुटि जिसका निवारण नहीं किया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे, उपकरणों में, उपकरणों से निवारण, उपकरणों से निवारण नहीं किया जा सकता। अगर उपकरणों से निवारण नहीं किया जा सकता है तो उस त्रुटि का नाम क्या है, नाम से ही पता लग रहा है, रैंडम, जिसका कोई कारण नहीं है, कैसे उत्पन्न हुई है, बस उत्पन्न हो गई है, हो गई तो हो गई, इसका कोई निवारण नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी को पता भी नहीं है किसके कारण उत्पन्न हुई है। अब अपन एक एक करके लिखेंगे इसके बारे में, बाकी के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, अपन लिखेंगे किसके बारे में, सकल त्रुटि। तो नोट करके लिखो, लिख दिया सबने, लिखो। तो वह त्रुटि जिसका निवारण नहीं किया जा सकता है, रैंडम। हो गया, आ जाओ, सबसे पहली हेडिंग डाल दो। नोट के अंदर आपको लिखना है इस पॉइंट को, त्रुटि का नाम है
अब पहली लाइन लिख रहा हूं वो तो मैं अपन के समझने के लिए लिख रहा हूं, बाकी ये कोई लैंग्वेज की नहीं है, कि वह त्रुटि जो मानव की गलती के कारण उत्पन्न होती है उस त्रुटि को क्या कहते हैं? मानव की गलती के कारण। मानव की गलती के कारण उत्पन्न त्रुटि को क्या कहते हैं अपन? अब मतलब क्या है मानव की गलती का? मतलब ये होता है, पहला एग्जाम में पूछते हैं गणना के कारण या गणना के समय उत्पन्न त्रुटि को क्या कहा जाता है? तो आप ही बताओ, गणना कौन करता है? और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा त्रुटि तो होती है, और अपने तो बहुत ज्यादा ही होती है। अपन तो प्लस माइनस भी नहीं करना आता है, आते होती नहीं होती है। या फिर क्या होता है, कभी कभार गलती जल्दी जल्दी में लिखना तो 24 होता है, लिख क्या देते हैं 42। लिखना तो क्या होता है 36, लिख क्या देते हैं। अब इसको अगर जोड़ बाकी करोगे तो क्या एरर नहीं आएगी? तो वह त्रुटि जो गणना के समय उत्पन्न होती है वह त्रुटि किसमें गिनी जाती है? सकल त्रुटि में, ग्रॉस एरर में। और क्या लिखेंगे अपन दूसरा? उपकरणों का गलत संयोजन। उपकरणों को जोड़ता कौन है? उपकरणों का गलत संयोजन। आप कह रहे हो क्या मतलब है? मतलब यह है, देखो जो भी अपन उपकरण काम में लेते हैं उसका संयोजन क्या होना जरूरी है। जैसे मैंने आपको 2 उपकरण दे दिए हैं, 3 उपकरण दे दिए, वाट मीटर दे दिया है, वोल्ट मीटर दे दिया है और अमीटर दे दिया है। आप ही बताओगे कैसे जोड़ोगे आप? वाट मीटर को कैसे जोड़ोगे? वाट मीटर को तो वाट मीटर और वोल्ट मीटर में कुछ अंतर है? तो आप तो दोनों एक। तो वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। और गलती से आपने सीरीज में जोड़ दिया तो जलेगा नहीं, कुछ रीडिंग नहीं देगा। अमीटर को कैसे जोड़ते हैं? और गलती से समांतर क्रम में जोड़ दिया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये देखो, ये गलती कौन कर रहा है? मानो। कैसे कर रहा है? जानबूझकर। अब वास्तव में जानबूझकर नहीं है, क्योंकि उस बेचारे को पता ही नहीं कि अमीटर है कौन सा है। लेकिन तो भी अपन मानते हैं कि जब इतना बंदा पढ़ा है तो उसको ये तो पता ही होगा ना कि अमीटर कैसे जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर कैसे जोड़ते हैं। नहीं पता है तो फिर ये देख लो, ये गलतियां होगी। तो आपको पूछते हैं उपकरणों के गलत संयोजन के कारण उत्पन्न त्रुटि किस प्रकार की त्रुटि कहलाती है? गणना के समय उत्पन्न त्रुटि किस प्रकार की त्रुटि कहलाती है? सकल त्रुटि। तो नोट कर लो इसको। सर थोड़ा खुला खुला लिखा दिया करो। अब इससे ज्यादा खुला क्या लिखूं? वर्ड तो लिखता हूं, पूरे 2 वर्ड लिखता हूं। अपने आप ऐसा करो, बंद करो मोबाइल और आराम से बैठे रेस्ट करो। नोट करो इसको। तो ये नोट में लिख दिया आपने, बाकी अपने लिख दिया। वापस एक बार कॉपी उल्टी रखो, यहां पर बोल। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है ये देखो, कि निम्न में से किस त्रुटि को उपकरणों से दूर हटाया नहीं जा सकता है? रैंडम एरर। केवल एकमात्र क्वेश्चन पूछा जाता, बाकी कोई क्वेश्चन ही नहीं है। दूसरा, वह त्रुटि जो दाब व ताप या पर्यावरण में क्या होगा, पर्यावरण में चेंजेस के कारण उत्पन्न होती है, वो त्रुटि क्या कहलाती है? पर्यावरणीय त्रुटि। सबको पता, ताप दाब कुछ भी लिख दो, हो गया। दूसरी, पैरेलक्स एरर निम्न में से किस प्रकार की त्रुटि होती है? प्रेक्षण। पैरेलक्स, प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन एक ही बात है, हो गया। नेक्स्ट, यदि उपकरण का पॉइंटर 0 पर नहीं है या उपकरण का जो आगे वाला कांच है वो टूटा हुआ है, तो त्रुटि किस प्रकार की त्रुटि गिनी जाती है? सिस्टम एरर। याद रह जाएगा। नेक्स्ट, गणना के समय उत्पन्न त्रुटि या उपकरणों के गलत संयोजन के कारण उत्पन्न त्रुटि किस प्रकार की त्रुटि कहलाती है? सकल त्रुटि। एग्जाम में आता है, निम्न में से कौन सा त्रुटि का प्रकार नहीं है? तो सकल त्रुटि, सिस्टमैटिक त्रुटि और रैंडम। याद रह जाएगा। बस ये टेबल कंप्लीट। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अपन मापांक यंत्रों की शब्दावली। यहां पर एक्टिव हो जाना, आगे जब अपन केवल डायग्राम लिखेंगे तो यहां से डायरेक्ट लिखेंगे। तो अगला पॉइंट क्या है? मापांक यंत्रों की शब्दावली। क्या क्या पढ़ा वापस देखो एक बार, त्रुटियां समझ आ गई। मापांक यंत्र 2 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक में केवल टेंजेंट गैल्वेनोमीटर
सेकेंडरी में एनालॉग और डिजिटल, सबसे एक्यूरेट होता है डिजिटल, खत्म बात। एनालॉग जिसको अपन पढ़ेंगे 3 प्रकार के होते हैं, इंटीग्रेटिंग, इंडिकेटिंग और रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग XY प्लॉटर, इंटीग्रेटिंग ऊर्जा मीटर और एम्पियर आवर मीटर, और बाकी सबके सब किस में आएंगे, इंडिकेटिंग। याद है? अब आओ यहां पर अपन बात करते हैं मापांक यंत्रों की शब्दावली। मापांक यंत्र शब्दावली। अब धीरे धीरे थोड़े बड़े टॉपिक के अंदर जा रहे हैं। शब्दावली, सबसे पहले जो अपन शब्दावली पढ़ेंगे वो होगी अपनी बलागुण। यहां से आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको अपन क्या कहते हैं, टॉर्क। अब काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, सर टॉर्क और बल में क्या अंतर होता है? तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा क्या होता है टॉर्क और बल आगुण में अंतर है। देखो, बल जब भी बात करते हैं तो आगे विस्थापन होना जरूरी है, और टॉर्क का मतलब होता है उसकी एक स्थिति क्या होनी जरूरी है, फिक्स। इसी कारण मोटरों में टॉर्क की बात करते हैं, क्योंकि मोटर अपने एक एक्स अर्थात शाफ्ट के अकॉर्डिंग घूमती है। इसी प्रकार पॉइंटरों में भी टॉर्क क्यों बोला, क्योंकि पॉइंटर में भी आपने देखा पॉइंटर का एक सिरा क्या होता है, स्थिर होता है, स्टेबल होता है। इसी कारण यहां पर टॉर्क की बात करते हैं। बात करें यदि टॉर्क की, तो टॉर्क कितने प्रकार के होते हैं मापांक यंत्रों में? 3 प्रकार के होते हैं। वेरी गुड। तो ऊपर वाला आप लिखते रहना, इसको ये रहने दो आप। तो बात करते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उस टेबल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल, और आगे भी जब आप पढ़ोगे ना, हर यंत्र में ये टेबल काम आएगी, बाकी कोई टेबल काम नहीं आएगी। बाकी सब वहीं की वहीं कंप्लीट होगी, और ये जितने भी यंत्र पढ़ते जाओगे हर यंत्र में काम आएगी। बल आघूर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला देखो, अपने को पता, देखो मैं इसको समझाऊंगा आपको, यहां पर आ जाओ डायग्राम के द्वारा। ये मेरा एक मीटर है, इस मीटर में ये मेरा क्या है, स्केल। तो जब भी मैं आगे बात करूं तो स्केल हमेशा इस प्रकार से होता है। अब आपने देखा हो तो ये अपना क्या होता है, पॉइंटर। पॉइंटर क्या यहां पर हमेशा रहेगा? इस पॉइंटर को यहां पे रखने के लिए अपन यहां पर क्या करें, एक नियंत्रण, इसका नियंत्रण नहीं करें क्या? तो इस बलागुण को कहते हैं क्या अपन, नियंत्रण बलागुण। तो पहला जो बलागुण है उस बलागुण का नाम क्या है, नियंत्रण बलागुण। हो गया। वह बलागुण जो पॉइंटर को कहां पे बनाए रखता है, 0 पर बनाए रखता है, उसे क्या कहते हैं अपन, नियंत्रण बलागुण। अब देखो, मैंने इस पॉइंटर को किस में जोड़ा, मान लो ये मेरा अमीटर है और मैंने परिपथ में जोड़ दिया, और परिपथ में आने वाली धारा कितनी है, 2 एम्पियर। तो इस पर कोई ना कोई बल लगेगा, नहीं लगेगा? जो इसको यहां से कहां लेकर जाएगा, यहां पर लेकर जाएगा। इस बल को क्या कहते हैं, इसने क्या किया, इसका पॉइंटर का विक्षेपण किया है। इसी कारण इस बलागुण को क्या कहते हैं अपन, विक्षेपण बलागुण। नाम से पता लग गया होगा मेरे ख्याल से। वह बलागुण जो पॉइंटर का क्या होता है, शून्य स्थिति से दूर ले जाता है। कितना दूर ले जाएगा, राशि पर निर्भर करेगा। इसका मतलब विक्षेपण बलागुण का मान हमेशा किस पर निर्भर करेगा, मापित राशि पर। धारा किसने बोला, ये तो धारा अमीटर है, इस कारण मैंने धारा लिखा है। अगर वोल्टेज होता तो, अब अगर मान लो ये 4 एम्पियर की होती तो ये यहां पर आता, मान लो ये 10 एम्पियर की होती तो जितना यहां पर आती। तो यहां पर क्या हुआ, विक्षेपण बलागुण सबसे पहला बलागुण होता है। तो मापांक यंत्रों का पहला बलागुण क्या होता है, विक्षेपण बलागुण। किस पर निर्भर करता है, मापित राशि पर। क्या कार्य होता है, पॉइंटर को शून्य स्थिति से दूर ले जाने वाला बलागुण कौन सा होता है,
अब देखो, मैंने मान लो यहां पे रखा और यहां पे 8 एम्पियर धारा माप रहा था। अब मैंने जैसे ही यहां पर परिपथ को तोड़ दिया या सप्लाई को हटा दिया तो धारा क्या होगी? जीरो। जीरो होगी तो ये पॉइंटर कहां पर आएगा? तो इसको जीरो पर लाएगा कौन? स्प्रिंग। आप स्प्रिंग को हटाओ, क्या जीरो पर आ जाएगा? नहीं आएगा। तो वापस जीरो पर लाने का कार्य कौन कर रहा है? नियंत्रण बल आघूर्ण। दो बल हो गए। तो देखो, विक्षेपण बल आघूर्ण कहां पर ले जा रहा है? इधर। ये कहां पे ला रहा है? तो एक पॉइंटर पर दो बल आघूर्ण लग रहे हैं, एक तो इसको दूर ले जा रहा है, दूसरा क्या ला रहा है? पास में। जब दो विपरीत लगेंगे बल तो आपने देखा नहीं, जैसे 8 एम्पियर है, इस 8 एम्पियर के पास पॉइंटर आके कंपन करने लग जाता है, ऑसिलेट करने लग जाता है, वो स्थिर नहीं रह पाता है। और जब तक स्थिर नहीं होगा तो क्या आप रीडिंग ले पाएंगे? नहीं। तो इस पॉइंटर को स्थिर करना अपने को जरूरी है। और इस घूमने को क्या कहते हैं? वाइब्रेट। वाइब्रेट को ही क्या कहते हैं? डैम्प। तो इस टॉर्क को क्या कहेंगे अपन? डैम्पिंग टॉर्क। हिंदी में कहते हैं अवमंदक टॉर्क। तो तीनों को वापस समझो। मापांक यंत्रों में बल आघूर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? विक्षेपण बल आघूर्ण क्या करता है? जो पॉइंटर को शून्य स्थिति से दूर ले जाता है। दूसरा कौन सा है? अवमंदक बल आघूर्ण, जो क्या करता है? डैम्प्ड को, कंपन को, वाइब्रेशन को खत्म करता है, उसे क्या कहते हैं? अवमंदक। और तीसरा कौन सा है? नियंत्रण बल आघूर्ण, जो क्या करता है? पॉइंटर को शून्य स्थिति पर बनाकर रखता है। तो आओ यहां पर, मापांक यंत्रों में बल आघूर्ण कितने प्रकार के होते हैं? याद रखे तीनों। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है जिसे अपन कहते हैं विक्षेपण टॉर्क। वो कोई बोला था ना विक्षेपण यंत्र, ये विक्षेपण बल आघूर्ण होता है, ध्यान रख लेना। जिसे अपन अन्य नाम क्या कहते हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो पहला बल आघूर्ण कौन सा है? डिफ्लेक्टिंग या विक्षेपण बल आघूर्ण। दूसरा कौन सा है? नियंत्रण बल आघूर्ण। अब आप खुद ही देखो, लास्ट में कहोगे कि क्वेश्चन कहां से ज्यादा आते हैं? यहां से क्वेश्चन देखो, ये वापस दो प्रकार का होता है। एक क्वेश्चन तो बन गया आपके सामने, जिसको अपन क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग टॉर्क। और तीसरा होता है अपना अवमंदक बल आघूर्ण। जिसे अपन क्या कहते हैं? डैम्पिंग टॉर्क। पहला क्वेश्चन तो यहां से बन गया है। मापांक यंत्रों में बल आघूर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब बात करते हैं, विक्षेपण का कोई प्रकार होता नहीं है। बात करते हैं नियंत्रण। आपने नियंत्रण किसके द्वारा प्रदान किया है? तो यह टॉर्क कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो नियंत्रण बल आघूर्ण होता है, ये वापस 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, कोई बता सकते हैं? वेरी गुड। अगर आपने स्प्रिंग दिया है, अगर आपने पॉइंटर में क्या लगाया है? स्प्रिंग लगाया है, तो उस बल आघूर्ण का नाम क्या होगा? स्प्रिंग नियंत्रण बल आघूर्ण। स्प्रिंग नियंत्रण बल आघूर्ण। और अगर उपकरण ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है तो वहां पर अपन क्या लगाते हैं? ग्रेविटी। ग्रेविटी नियंत्रण बल आघूर्ण। तो ये वापस कितने प्रकार का होता है? तो एग्जाम में पूछते हैं स्प्रिंग व ग्रेविटी किस बल आघूर्ण के प्रकार है? नियंत्रण के। अब बात करते हैं तीसरा, कौन सी है? अवमंदक। ये कितने प्रकार की होती है? ये अपनी 3 प्रकार की होती है। वापस कितने प्रकार की होती है? कि अवमंदक आपने किसके द्वारा प्रदान किया है? तो अवमंदक प्रणाली वापस कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी?
वेरी गुड। सबसे पहली होती है भंवर धारा अवमंदक प्रणाली। भंवर धारा अवमंदक प्रणाली। दूसरी होती है कौन सी? वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली। वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली। और तीसरी होती है कौन सी? द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली। आगे जब अपन यंत्र लिखेंगे तो उसमें कौन सी प्रणाली काम में लेते हैं, इसी कारण मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट है ये। वापस देखो एक बार, इधर आओ, अब लिखना बंद कर दो एक बार। इस टेबल को यहीं का यहीं कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन कैसे आता है पहले ये देखो। पहला, निम्न में से कौन सी अवमंदक प्रणाली नहीं है? क्वेश्चन यहां पर कंफ्यूज होंगे। निम्न में से कौन सी अवमंदक प्रणाली नहीं है? ऑप्शन में क्या क्या है? वायु घर्षण, द्रव घर्षण, नियंत्रण, और चौथी क्या होगी? भंवर धारा। तो वहां पर नियंत्रण बल आघूर्ण का प्रकार है, अवमंदक का प्रकार नहीं है। गलती नहीं करोगे। और एक क्वेश्चन आता, निम्न में से कौन सा बल आघूर्ण का प्रकार नहीं है? तो वहां पर तीन तो आपको ये मिलेंगे। एक मिलता है डायनेमिक। तो डायनेमिक यहां पर कोई भी मापांक यंत्रों का प्रकार नहीं होता। मशीनों में अपन जरूर पढ़ेंगे, लेकिन मापांक यंत्रों में कोई डायनेमिक बल आघूर्ण का प्रकार नहीं होता है। तो तीनों बल आघूर्ण याद हुए? कौन कौन से? अवमंदक, नियंत्रण, विक्षेपण। नियंत्रण बल आघूर्ण दो प्रकार का, स्प्रिंग, गुरुत्वाकर्षण। और अवमंदक तीन प्रकार का, भंवर धारा, वायु घर्षण और द्रव घर्षण। नोट कर दो। इसके अंदर नहीं लिखेंगे, आगे लिखेंगे फिर एक एक करके पॉइंट। क्या नहीं तो क्या ज्यादा हो जाता है एक में ही। ये टेबल इसी कारण बना रहा हूं, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, डायरेक्ट रामायण लिख सकता था, लेकिन ऐसी लिखी हुई चीजें ज्यादा याद रहती है। झट से अपने दिमाग में जब अपन खोलते हैं ना तो दिख जाती है अपने को। हो गया? आ जाओ यहां पर। हो गए सबके? अब अपन एक एक के बारे में जो जो पॉइंट पूछते हैं, कौन कौन से यंत्रों में होती है, कौन कौन सी प्रणाली कैसे अपन प्रयोग में लेते हैं, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दो विक्षेपण बल आघूर्ण। एग्जाम में पूछते हैं मापांक यंत्रों का प्रारंभिक बल आघूर्ण होता है, तो यही होता है विक्षेपण। जब तक विक्षेपण बल आघूर्ण नहीं होगा, अन्य कोई बल आघूर्ण नहीं होंगे। सही बात है। देखो अपने घर्षण लगता नहीं लगता है? घर्षण बल कब लगता है? जब बाह्य बल लगाते हो। ऐसे थोड़ा कि कोई चीज लगी रखी हुई है वो अपने आप खिसकती जा रही, नहीं। तो घर्षण बल कब लगता है? बाह्य बल लगाने पर। तो इसी प्रकार ये दोनों बल आघूर्ण की बात कब होगी? जब अपना विक्षेपण बल आघूर्ण होगा। तो यहां पर एक एक करके, पहला जो है
वो है अपना विक्षेपण बलागुण। यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपन के एग्जाम में? तो पहला पॉइंट लिख दूं, मापांक यंत्रों का प्रारंभिक बलागुण। यह मापांक यंत्रों का प्रारंभिक बलागुण होता है। प्रारंभिक बलागुण होता है। और इसको रेक्टेंगल के अंदर डाल दो, ये क्वेश्चन एग्जाम का है। मापांक यंत्रों का प्रारंभिक बलागुण विक्षेपण बलागुण होता है, ना तो कंट्रोलिंग होता है ना नियंत्रण होता है। दूसरा, विक्षेपण बलागुण का मान किस पर निर्भर करता है? मापित राशि पर। विक्षेपण बलागुण मापित राशि के विक्षेपण बलागुण मापित राशि पर निर्भर करता है। मापित राशि ज्यादा है, विक्षेपण बलागुण क्या होगा? ज्यादा होगा। किसी यंत्रों में डायरेक्टली समानुपाती होगा, किसी में वर्ग के समानुपाती होगा, तो वो यंत्र लिखाऊंगा वैसे लिखाऊंगा। तो यहां पर मैंने लिखा दिया है, वहां पर वापस मत पूछना किस पर निर्भर कर रहा है। देखो मैंने लिखा है मापित राशि पर निर्भर कर रहा है। कैसे निर्भर कर रहा है? उपकरण के अनुसार लिखाऊंगा। पीएमएमसी है तो समानुपाती होता है, एमआई है तो वर्ग के समानुपाती होता है। बाकी सभी यंत्रों में वर्ग के समानुपाती ही होता है। लिखो तो भले यहां पे लिख दो, नहीं तो अपन वहां पे लिख देंगे। तो मापित राशि पर निर्भर करता है। दूसरा बलागुण कौन सा है अपना? नियंत्रण बलागुण। नियंत्रण बलागुण, तो वहां से तो डायरेक्ट अभी तक एक क्वेश्चन अपने को मिला है कि प्रारंभिक बलागुण हमेशा कौन सा बलागुण होता है? विक्षेपण। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अपन दूसरे बलागुण की। पहले एक डेफिनेशन के लिए लिख दूं अपन, इसका कार्य क्या होता है। तो एग्जाम में पूछते हैं कौन सा बलागुण पॉइंटर को शून्य स्थिति पर बना के रखता है या पॉइंटर को शून्य स्थिति पर लेकर आता है? नियंत्रण। दोनों बातें एक ही है। यह बलागुण जो मापांक यंत्रों का पॉइंटर होता है, नहीं होता है, यह बलागुण मापांक यंत्रों के पॉइंटर को, या जिसको अपन कहते हैं संकेतक को, क्या करता है? शून्य स्थिति पर रखता है। दूसरा एक पॉइंट और पूछते हैं यहां से कि विक्षेपण बलागुण के विपरीत बलागुण कौन सा होता है? तो यही होता नहीं होता है, यह बलागुण क्या होता है? विक्षेपण बलागुण के विपरीत। विक्षेपण बलागुण के विपरीत कार्य करता है। विपरीत कार्य करता है। तीसरा, बात करते हैं कौन कौन से यंत्र होते हैं जिसमें विक्षेपण बलागुण की जरूरत नहीं होती है। इस पॉइंट को स्टार करो, ये लिखा दिया मैंने यहां पर। वे यंत्र जिसमें नियंत्रण बलागुण अपन देते ही नहीं है, वो अपने आप आंतरिक विक्षेपण बलागुण उत्पन्न करते हैं। तो क्या लिखेंगे अपन? तीसरा पॉइंट,
ये है पॉइंट डायरेक्ट एग्जाम का। निम्न यंत्रों में बाह्य नियंत्रण बलागुण की, या निम्न यंत्र अभी तो लिखा नहीं ना किसी में, तो निम्न यंत्रों की जगह नाम लिख दो यंत्रों के। कोई बात नहीं, लिख दिया तो आगे लिख देना, नहीं तो लिख दो। कौन कौन से यंत्र होते हैं? एक होता है शक्ति गुणक मीटर, जिसे अपन कहते हैं पावर फैक्टर मीटर। यही सबसे ज्यादा यही आ रखा है ऑप्शन में भी। फिर भी अगर आ जाए, एक अपना कौन सा होता है? आवर्ती मीटर, और एक होता है, कल लिखा याद हो तो, मेगर में बाह्य नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। बाह्य नियंत्रण बलागुण की आवश्यकता नहीं होती है। तो वहां पर जब मैं मापांक यंत्र लिखाऊंगा तो वहां पे झट से बोल देना ये 3 यंत्र होते हैं। कौन कौन से? शक्ति गुणक मीटर, आवर्ती मीटर और मेगर। मेगर में नियंत्रण बलागुण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कोयल का। तो ये 3 यंत्र होते हैं जिसमें अपने को नियंत्रण बलागुण की आवश्यकता नहीं पड़ती, बाकी सब में पड़ेगी। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, बात करते हैं नियंत्रण बलागुण के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? अभी आपको लिखा दिया मैंने। एक होता है अपना स्प्रिंग नियंत्रण बलागुण, और दूसरा होता है अपना कौन सा? ग्रेविटी। ग्रेविटी नियंत्रण बलागुण। अब यहां से दो क्वेश्चन, दोनों एग्जाम के क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। तो यदि मैं बात करूं ग्रेविटी नियंत्रण बलागुण की, तो इसका उपयोग तो केवल किसमें करेंगे? केवल ऊर्ध्वाधर। इसका उपयोग केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में किया जाता है। वर्टिकल पोजीशन, अगर किसी उपकरण को आपने ऊर्ध्वाधर रखा है तो वहां पर यह कार्य करेगा, बाकी ये कहीं पर कार्य नहीं करेगा। इसी कारण ये अपने यहां पर आएगा भी नहीं। इसका उपयोग केवल ऊर्ध्वाधर उपकरणों में किया जाता है। तो वह बलागुण जो केवल ऊर्ध्वाधर उपकरणों में किया जाता है कौन सा होता है? इसका दोनों में। किसमें लिखेंगे अपन? ऊर्ध्वाधर वह क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर वह क्षैतिज दोनों प्रकार के उपकरणों में इसका उपयोग कर सकते हैं। इस पॉइंट को स्टार करो, इस पॉइंट को स्टार करो। ये इसमें 3 पॉइंट। ग्रेविटी का मतलब होता है, जैसे देखो मैं एक सिंपल सा उदाहरण बताऊं आपको। कभी कभी आपने वेट तोलने वाली मशीन नहीं देखी क्या? उसको अपन कहां रखते हैं? ऊर्ध्वाधर नहीं रखते क्या? तो वहां पर यह बल कार्य करेगा। बाकी जनरली अपन जो मीटर रखते हैं वो हमेशा अपन क्षैतिज रखते हैं, वहां पर यह बलागुण कभी भी कार्य नहीं करेगा। वहां पर हमेशा होगा कौन सा? स्प्रिंग। वे उपकरण जिसको अपन ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखकर अगर किसी का मापन करते हैं तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण काम करेगा,
नहीं तो नहीं करेगा। तो इन दोनों में भी एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट बलाक गुण है वो है ये। बाकी मापांक यंत्रों में सब अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट ही है। मेरे ख्याल से आपने फिजिक्स तो पढ़ाई है ना, गुरुत्वाकर्षण कब काम करता है? याद रखने की कहां जरूर, गुरुत्वाकर्षण कब काम करता है? वर्टिकल पोजीशन में। क्षैतिज पोजीशन में कभी भी अपन गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं? नहीं करते। अभी बता रहा हूं, नोट में लिखाऊंगा वो। हो गया? अब अपन यहां पर एक नोट लिखेंगे जो इसमें भी सबसे, कि ये स्प्रिंग होता है किस पदार्थ का बना होता है। ऐसे तो देखो स्प्रिंग हर पदार्थ का बनाओगे तब तो वो क्या होगा, तापमान को सहन नहीं कर पाएगा तो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होगा तो क्या होगा, अगर ढीला पड़ गया तो वो टॉर्क को सही प्रदान नहीं कर पाएगा। तो ऐसे पदार्थ का बनाएंगे जैसे वो तापमान से कम प्रभावित हो, और वो पदार्थ कौन सा होता है, फास्फोर ब्रॉन्ज। तो इसके नीचे एक नोट में पॉइंट लिखो, लिख रहे हो, लिखो। तो यहां पर इंपॉर्टेंट कौन कौन से पॉइंट है, तो ये आप इसके नीचे, एक तो ये ग्रेविटी नियंत्रण का प्रयोग किसमें करते हैं, केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में, स्टार करो। स्प्रिंग नियंत्रण का प्रयोग किसमें करते हैं, ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज दोनों में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसमें नहीं होता है, तो ये तीनों पॉइंट याद रखोगे, ये 3 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है। और चौथा मैं आपको नोट के अंदर लिखा रहा हूं। हो गया? ये देखो इसके पास बुक पड़ी है, ये देखो इसके नीचे टेंजेंट गैलन का डायग्राम ये रहा, इधर बदलो। इधर कह रहा हूं, इधर। हाँ हाँ, ये, हाँ, देखते ही पता लग रहा। ये देखो डायग्राम भी पूछ रखा है, इसी कारण कहते हैं सबके सब पढ़ो। हो गया? अब नोट लिखो एक पॉइंट। नोट में क्या लिखोगे, देखो। जनरली अपन जब मीटर बनाते हैं तो ये तो होता है उसका क्या, स्केल, और इसके ऊपर इस प्रकार से पैमाना बना होता है, 0 1 2 3 4 अपन लिख देते हैं। ये लिख दूं मैं अनंत, अनंत का मतलब क्या हुआ, कुछ भी हो सकता है, ये इसी कारण। अब इसमें देखो एक तो अपना क्या होता है, पॉइंटर, और यहां पर अपन क्या लगाते हैं, ये है अपना स्प्रिंग। तो दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात करें यदि स्प्रिंग का, तो स्प्रिंग किस पदार्थ का बना होता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज का। स्टार करके इसी का डायग्राम के साथ इसको लिखाया है। पॉइंटर में स्प्रिंग सदैव फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना होता है, ब्रॉन्ज से। और अगर आपको पूछ ले कि ये जो पॉइंटर होता है ये तो किसका बना होता है, एल्यूमिनियम का।
ये लिख दो, ये नोट के अंदर आपको यहां पर लिखना है। हो गया। अब एक बार पूरा वापस देखो जितना पढ़ा है अपन ने। तो अवमंदक अपन कल पढ़ेंगे क्योंकि टाइम कम है। वापस देखो एक बार, पूरा का पूरा रिवीजन कर लो। आ जाओ यहां पर, कॉपी अपनी रखो और मैं बता रहा हूं, आप देखते रहो। सबसे पहले अपन ने पढ़ा है आज एसी ब्रिज। एसी ब्रिज के द्वारा अपन इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और आवर्ती का मापन करते हैं। आवर्ती के मापन के लिए विंस ब्रिज का प्रयोग करते हैं। कैपेसिटेंस के मापने के लिए शेरिंग ब्रिज या डी शॉर्टी ब्रिज का प्रयोग करते हैं। और प्रेरकत्व को मापने के लिए 4 प्रकार के ब्रिज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एंडरसन ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज, हेज ब्रिज और आउंस ब्रिज। याद हो गया? इतना टाइम लगा। नेक्स्ट, शुरुआत में ज्यादा लगता है, बाद में कुछ भी नहीं, मैं यही करा। मापांक यंत्र 2 प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष, परम या प्राथमिक। एक ही नाम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निरपेक्ष, परम या प्राथमिक। उदाहरण क्या याद रखोगे? वे यंत्र जिसका उपयोग नहीं करते हैं, केवल कल्पना करते हैं, उसे अपन कहते हैं निरपेक्ष यंत्र। उदाहरण होता है इसका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। बात करते हैं अपन सेकेंडरी यंत्र, जो 2 प्रकार का होता है, एनालॉग और डिजिटल। नेक्स्ट, अभी यदि बात करूं कि एनालॉग यंत्र होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। इंडिकेटिंग, जो केवल रीडिंग को क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। इंडिकेटिंग, उदाहरण अमीटर, वोल्ट मीटर, आवर्ती मीटर, वाट मीटर। इंटीग्रेटिंग, समाकलन, योज्य, एक ही बात होते हैं, जो रीडिंग को क्या करते हैं? योग करते हैं। समाकलन का अर्थ ही होता है योग करना। उदाहरण क्या होगा? ऊर्जा मीटर, एम्पियर आवर मीटर। तीसरा होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ में आपको 2 एक्सेस की जरूरत होती है, और जिसे अपन कहते हैं एक्स और वाई। उसमें क्या करते हैं? ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो नाम होता है एक्स वाई प्लॉटर। याद हो गया? नेक्स्ट, अब अपने लिखा था त्रुटियां क्या होती है? जो आप मापते हो और जो वास्तविक मान होता है, उसी का जो अंतर होता है, उसी को तो त्रुटि कहते हैं। और उसको अगर वास्तविक मान से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या आती है? अपनी प्रतिशत त्रुटि। इसको ही अपन कहते हैं रिलेटिव एरर। 3 प्रकार की होती है, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर, यादृच्छिक एरर। जिसका कभी निवारण नहीं किया जा सकता है, रैंडम होती है। ग्रॉस एरर, मानव के द्वारा उत्पन्न त्रुटि ग्रॉस में गिनी जाती है, जैसे उपकरणों का गलत संयोजन, पाठ्यांक के समय गलती और गणना के समय गलती, इसमें गिनी जाती है। सिस्टमैटिक एरर वापस 3 प्रकार की होती है। सिस्टम एरर, सिस्टम के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि, जैसे पॉइंटर का शून्य पर न होना, पॉइंटर का मुड़ा हुआ होना, यह किसमें गिनी जाएगी? सिस्टम एरर। पर्यावरण, ताप तथा दाब, पर्यावरण में अंतर के कारण उत्पन्न त्रुटि प्रेक्षण त्रुटि, जिसको ये अपन कहते हैं पैरेलक्स एरर। नेक्स्ट, अब अपने पढ़ा है
बल आघूर्ण। ये अपने पढ़ा मापांक यंत्रों में बल आघूर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, विक्षेपण बल आघूर्ण, नियंत्रण बल आघूर्ण और अवमंदक बल आघूर्ण। विक्षेपण को ही अपन डिफ्लेक्टिंग कहते हैं और ये मापांक यंत्रों का प्रारंभिक बल आघूर्ण होता है और इसका मान हमेशा मापित राशि पर निर्भर करता है। जब आगे मैं यंत्र पढ़ाऊंगा तो वहां पर बल आघूर्ण लिखकर ये डायरेक्ट लिखूंगा वहां पर। नियंत्रण बल आघूर्ण 2 प्रकार का होता है, स्प्रिंग नियंत्रण और ग्रेविटी नियंत्रण। जिसमें स्प्रिंग होता है उसमें स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं और ऊर्ध्वाधर उपकरणों में कौन सा होता है? ग्रेविटी। और ये दोनों स्थिति में हो सकता है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों में हो सकता है। तीसरा होता है अवमंदक बल आघूर्ण, वह बल आघूर्ण जो पॉइंटर में से कंपन को समाप्त करता है। बाकी अपन कल पढ़ेंगे 3 प्रकार का होता है, भंवर धारा, वायु घर्षण और द्रव घर्षण। अब यहां पर बात करूं, मैं बता दिया आपको तो सारे पॉइंट। अब यहां पर क्वेश्चन आ रहा है, किसी का पूछ रहा है कि बाल कामिनी भी, अरे इस स्प्रिंग को कहते हैं। हाँ, ये जो स्प्रिंग होता है इसी स्प्रिंग का अन्य नाम होता है, इसे अपन कहते हैं, हाँ, तो बाल कमानी नियंत्रण बल आघूर्ण का प्रकार नहीं होता है, ये इसी स्प्रिंग का नाम होता है। कि मापांक यंत्रों में बाल कमानी किसकी बनी होती है? तो फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। सेम नाम है, स्प्रिंग कह दो या बाल कमानी कह दो, एक ही बात है। समझ गए? तो इसको नोट कर लो और कल अपन क्या पढ़ेंगे? अवमंदक बल आघूर्ण। तो एक बार आप पढ़ के आओगे, उसके बारे में अपन कल बात करेंगे।